सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नून लीग की जानिब से मुझे क्यों निकाला का नारा एक बार फिर गूंज रहा है, लेकिन इस बार ये नारा मियां नवाज शरीफ नहीं लगा रहे, बल्कि उनके बयानिए की मुखालफत करने वाले उन्हीं के जमात के पंजाब असम्बली से MPA जलील अहमद शर्कपुरी ये नारा लगा रहे हैं, जिन्हें कल APC में नवाज शरीफ की तकरीर पर तनकीद करने और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने पर पार्टी से निकाल दिया गया। यह बात सिर्फ नून लीग की नहीं, हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाली अपोजिशन भी मुत्तहिद नजर नहीं आती। आज PDM का होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया और अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि PDM की सरबराही कौन करेगा, लेकिन हुकूमत ने कुछ फैसले जरूर कर लिए हैं। आज वजीर आजम की सरबराही में हुकूमती तर्जुमानों और सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाया जाएगा। अपोजिशन जमातें मुल्की नहीं जाती एजेंडे पर हैं, किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अपोजिशन की तहरीक से उन्हें कोई खतरा नहीं है। इमरान खान ने तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं को हिदायत भी की कि अपोजिशन को एक्सपोज करें। APC के एक हफ्ते बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब को चैलेंज कर चुके कि अगर नैब में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा था, ये आप देखिए। जी, अगर एक शख्स जिस पे रेफरेंस फाइल हो चुका है उसकी हो सकती है, तो बाकी हमारी किसी वक्त भी हो सकती है। साफ का निज़ाम है, उसको दबाना चाहते हैं। यहाँ पर तो इल्ज़ाम नहीं लगते, तो अगर गिरफ्तार करना है तो फिर सबको गिरफ्तार करें, फिर तो आधी काबीना गिरफ्तार हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ तो गिरफ्तार हो गए, क्या अपोजिशन को यह खतरा है कि मजीद भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं? इस सिलसिले में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर, PDM मूवमेंट का आगाज़ हुआ, APC का ऐलान हुआ, APC में इसका ऐलान हुआ और कुछ ही रोज़ के बाद शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या खदशा है आपको? शाहिद खाकान साहब पहले ही नैब को चैलेंज कर चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। आपको ये खदशा है कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं और बड़े बड़े लीडर्स भी गिरफ्तार हो सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जब भी इस तरह की कोई मुल्कगीर तहरीक चलती है तो उसमें ये गिरफ्तारियां होना ये एक मामूल की बात है। माजी में भी बहुत सारी तहरीकें चली हैं, उसमें मसलन PNA की तहरीक जो बड़ी कामयाब तहरीक थी, उसमें पहले हल्ले में सारी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जब हुकूमतें घबरा जाती हैं तो फिर वो 6 हथकंडों को पे उतर आती हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है या मज़ीद भी कोई होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमतें जो मजबूत होती हैं वो कभी, ये बड़ी कमज़ोर हरकत है लोगों को गिरफ़्तार करके उनको पाबंद सलासल करना, वो ताकि वो आपके ख़िलाफ़ कुछ कर ना सकें। अगर आप मजबूत हैं तो आपके ख़िलाफ़ कोई नहीं कुछ कर सकता, लेकिन अगर आप इंतहाई कमज़ोर हैं, जो कि हैं, आप मुसल्लत शुदा हैं, आप सिलेक्टेड हैं, तो ज़ाहिर है आपके पाँव जो है वो ज़मीन पे तो है ही नहीं। तो हम आपसे ओछे हथकंडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक ओछा हथकंडा जो है वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के सूरत में है। वैसे तो जब से ये हुकूमत आई है, चूँकि ये कमज़ोर और मुसल्लत शुदा हुकूमत है, अंपायर की उंगली पे बैठ के आई है, तो इससे किसी मतलब के बेहतरी की तवक्को नहीं है। काम ये सवाए अपोजिशन के पीछे पड़ने के और कोई काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान को पोलराइज़ कर रहे हैं। पोलराइज मुल्कों में मईशत कभी तरक्की नहीं करती, बल्कि कोई भी शोबा जो है जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुस्तकिल लड़ाई हो, वो मतलब के तरक्की नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अब तहरीक चल रही है PDM की, इसके अंदर इस मौजूदा हुकूमत से हमें तवक्को को अच्छी नहीं है, और ये गिरफ्तारियाँ भी करेंगे, और जितनी तकलीफ़ ये माजी में भी पहुँचा रहे हैं और अब इन्हें एक बहाना हाथ आ जाएगा तो ये और ज़्यादा पहुँचाएंगे, और उसके लिए PDM और उसकी लीडरशिप तैयार है और उसके कारकुन भी तैयार है। सही। तो मुशाहिद साहब, ज़ाहिर है कि आपने अब पहला जलसा करने का आपने ऐलान किया है। इस वक्त PDM ने कोयटा में, नून लीग ने मुतारिक किया अपने कारकुनान, पंजाब में लाहौर में जो आपका गढ़ है, पीपल्स पार्टी सिंध में इस वक्त लोगों को अपने कारकुनान को मुतारिक कर रही है, तो फिर कोयटा से अमली तौर पर इस तहरीक का आगाज़ क्यों होने जा रहा है?
पंजाब से, लाहौर से या सिंध से क्यों नहीं? कोयटा जो है वो वहाँ पे एक बड़ी पार्टी इस लिहाज से, बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी पार्टी जो बहुत ज़्यादा सलाहियत रखती है किसी भी किस्म की तहरीक चलाने की, वो है अचकजई साहब की पार्टी और नेशनल पार्टी मैप मेरा हाल उसका नाम है। तो वो माजी में भी बड़े बड़े जलसे वहाँ पे करते रहे हैं। तो हमें हर शुरू में ज़ाहिर है स्टार्ट में जो प्रोविंशियल कैपिटल होते हैं वहाँ पे जलसे होते हैं, और वहाँ पे जो सूरत हाल है इस हुकूमत के हवाले से वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बेहतर फ़ैसला है कि छोटे सूबों से शुरू करके बड़े सूबों की तरफ जाया जाए, बजाय इसके कि बड़े सूबों से शुरू करके छोटे सूबों की तरफ। सही। तो मुशाहिद साहब, जब तक शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी और ये APC वाला मामला नहीं आया था, उससे पहले तक मरीम नवाज़ एक तवील अरसे खामोश रहीं। उसके बाद फिर वो सियासत में मुतारिक दिखाई दी हैं। अब वो मियाँ साहब के बयानिए को आगे बढ़ा रही हैं, बड़ा ही एग्रेसिव बयानिया है। क्या लग रहा है आपको, अब आगे एक बार फिर उनकी खामोशी के इम्कानात तो नहीं है, इसके रिएक्शंस तो नहीं सामने आ सकते? देखें, बात यह है कि खामोश वो पहले भी नहीं थी, लेकिन वो ये समझना चाहिए लोगों को कि मरीम नवाज़ जो हैं वो पार्टी की उस तरह से मेजर लीडरशिप तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास है। और फिर बात यह है कि ये लोग बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। मुस्लिम लीग नून की और ख़ास तौर से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये हिस्ट्री है कि उनकी हर काम की टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है। सही। तो मुशाहिद साहब, अभी तक चूंकि ज़ाहिर है PDM की क़यादत कौन करेगा ये अभी तक तय नहीं हो सका, आज भी ज़ाहिर है इजलास मुलतवी हो, तो अब अगर मज़ीद गिरफ्तारियाँ कुछ अमल में आ जाती हैं तो फिर PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह से तहरीक आगे बढ़ेगी बगैर लीडर्स के? क्या मुस्तकबिल है इसका, क्या देख रहे हैं आप? जी देखें, बात यह है कि गिरफ्तारियाँ होना या कुर्बानियाँ देना हम तो 2 साल से दे रहे हैं। PMLN ने तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, दीगर पार्टी के भी लोगों को पकड़ा गया है। तो अब और ज़्यादा इससे क्या करेंगे? गिरफ्तारियाँ करेंगे, जेलों में डालेंगे, तो इससे मसला हल नहीं होता है हुकूमत का। ना पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होते हैं, ना उनके माशी मसाइल हल होते हैं। बात यह है कि इन्होंने सब लोगों को जेलों में डाल के, तकलीफ़ें बचा के, इंतकामी कार्रवाइयाँ करके, नैब को हमारी लीडरशिप और दीगर पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके हासिल वसूल तो यही हुआ ना कि आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, मईशत जो है वो बहिरा अरब में जो है वो डूब चुकी है, और पाकिस्तान संभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, GDP माइनस में चली गई। तो ये तो हुकूमत का सोचने का काम है कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत गिराएंगे, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेंगे। आज के वज़ीर आज़म ने 6 साल पहले आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इसी तरह की तहरीक चलाई थी, 126 दिन धरना दिया था, 4 माह से ज़ायद का धरना था। 1 साल पहले मौलाना साहब उनका इस्तीफ़ा लेने निकले, हुकूमत गिराने निकले, वो तहरीक भी नाकाम हुई। तो ये धरनों से, तहरीकों से तो इस्तीफ़े आते नहीं, फिर हुकूमत को कैसे घर भेजेंगे? ये इस बार की तहरीक पिछले साल वाली से किस तरह मुख्तलिफ होगी जब लाहे अमल उसी तरह का है आपका, सब कुछ तो सेम है? देखें, बात यह है कि जो लास्ट यानी कि धरना हुआ था, लॉन्ग मार्च हुआ था, उसके वो जमीयत उलमा इस्लाम ने बुनियादी तौर पे किया था, लेकिन उसमें पार्टली दीगर पार्टियों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। और वो उस वक्त कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं बना था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसको ख़ुद अनाउंस किया था, और उसके बाद वो समझ ये रहे थे और ठीक समझ रहे थे कि दीगर पार्टियाँ शामिल होंगी, लेकिन वो हुई। लेकिन अगर वो तमाम पार्टियाँ इकट्ठा हो के कोई फ़ैसला करती तो शायद सूरत हाल उसके बरक्स होती। लेकिन जो भी होता है वो मतलब कि अपने वक्त में उसके भी बड़े फ़ायदे हुए हैं उनके मार्च के, और उस मार्च के नतीजे में जो मीटिंग्स हुई हैं, जिसकी कार्रवाई अब मंजर आम पे आ रही है, उससे भी पाकिस्तान के अवाम को बहुत कुछ पता लग गया होगा कि इस मुल्क में किस तरीके से यानी कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। और तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है पाकिस्तान की मेन पार्टियाँ अपोजिशन की बिल्कुल वो मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं कि ये हुकूमत जो है
अब इसके जाने का टाइम आ गया है। पहले उन्होंने इस पर फैसला किया है, प्लान किया है, प्रोग्राम बनाया है, मरहलावार प्रोग्राम बनाया है कि पहले मरहले पे क्या होगा, दूसरे मरहले पे क्या होगा और आखिर में क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसको भी हम नाकाम नहीं कहते, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे कामयाब इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और जब तक ये हुकूमत जो है इसको भेज नहीं दिया जाता वहीं पे जहाँ से ये आई है, उस वक्त तक चलें, जो ये है लोग चैन इस तरह से आपने कहा कि ये पिछले साल से मुख्तलिफ है कि उस वक्त सिर्फ मौलाना साहब थे, तो अब मियाँ साहब चूँकि बाहर हैं, बाहर से ही वो तकरीर कर रहे हैं, लंदन से बैठकर वो यहाँ कारकुनान को कह रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं कि उस सड़कों पर निकलें, तो मुशाहिद साहब मियाँ साहब खुद कब वापस आएंगे और इस तहरीक को अमली तौर पर लीड करेंगे, यहाँ कब दिखाई देंगे वो? देखिए, नवाज शरीफ जो हैं उस वक्त इस मुल्क में वापस आ गए थे जब उन्हें 1000% पता था कि वो अपनी बेटी के साथ जेल में जाएंगे और अपनी वाइफ को जो 47 साल से उनकी रफ़ाकत थी उनको बिस्तर मर्ग पे तड़पता हुआ छोड़ के आए थे। तो ऐसे शख्स के बारे में ये क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए कि वो नहीं आएंगे। उन्हें इस मुल्क से मोहब्बत है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और वो इसलिए है कि एक तो वो पाकिस्तानी हैं तो सही, वो देसी भी हैं, लेकिन उन्होंने इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को संवारने में सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया है। तो इस मुल्क पर सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो उन्हें इस सरज़मीन से है, तो उसी सरज़मीन की जो है वो तरफ ही उनका रुख है। उन्हें कोई लंदन में अपनी सेहत के हवाले से हैं, और अगर कोविड ना आता तो शायद अब तक वो अपना इलाज करा के वापस भी आ चुके होते। सही। तो मुशाहिद साहब, अब मौलाना फजल रहमान तो अब बराह रास्त हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। एक बयान उनका सामने आया है जो आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, वो कह रहे हैं कि सीधे हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ। तो ये इस तरह का बयानिया, इस तरह के बयानात, इस तरह की धमकियाँ, क्या ये भी PDM के एजेंडे में शामिल हैं ये तमाम बात? देखें, बात यह है कि बयानात ये सवाल का जवाब होता है। जब मतलब कि आप उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर रिएक्शन पैदा करेंगे, नैब को इस्तेमाल करेंगे एक ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ के, या तो आप कह तो हर एक को करप्ट रहे हैं। आप 2 साल पहले ये काम करते हैं ना, अब जब उन्होंने तहरीक चलाने की बात की है तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर मतलब कि आप इस तरह के बयानों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो मुझे साहब, ज़ाहिर है हुकूमत ने भी एक कमेटी, वज़ीर आज़म ने खुद एक कमेटी बनाई है कि वो नज़र रखे आप लोगों की सरगर्मियों पर। अब अगर कहीं कोई मुज़ाकरात की फ़ज़ा पैदा होती है, कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, PDM से मुज़ाकरात करने का अगर कहा जाता है, तो फिर आप लोगों का बुनियादी मुतालबा क्या होगा हुकूमती कमेटी के सामने? हमारा बुनियादी मुतालबा सिर्फ ये होगा कि चूँकि हम ये समझते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस बात पे यकीन रखती है कि पिछला जो इलेक्शन है 2018 का वो रिग्ड इलेक्शन था, उसमें PTI को मैंडेट नहीं मिला। हम ये समझते हैं कि किसी भी पार्टी समेत PTI के जिसके पास भी मैंडेट हो वो जेन्युइन होना चाहिए, और अगर जेन्युइन मैंडेट के लिए हमें एक फ्रेश इलेक्शन, एक ऐसा इलेक्शन जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो, जिसमें कोई एंगुलर बात ना हो, जिसमें किसी को मुसल्लत करने की बात ना हो, तो वो ही इस तमाम मसाइल जो आज पैदा हो गए हैं, मुल्क बहरानों का शिकार है, उस बहरान से 2 तरीक़ों से निकला जा सकता है। एक तरीका ये है कि कोई ऐसा इदारा हो, अदालतें हों, सुप्रीम कोर्ट हो, दीगर इस्टेब्लिशमेंट की हों, वो आके कोई सुलह सफाई कराएं और कोई नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, लेकिन इस तरह का कोई इदारा भी नहीं बचा है। तो जब कोई इदारा भी ना बचे तो फिर एक ही तरीका रह जाता है कि अवाम जो है उनसे पूछा जाए कि हमें क्या करना चाहिए, और अवाम जो है वो उससे पूछने का तरीका इलेक्शन है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान जिस नाजुक दौर से गुज़र रहा है, उस दौर से यानी कि उसमें से निकलने का तरीका सिर्फ एक ही है, और वो है फ्रेश इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, और जिसको मैंडेट मिले वो फिर चीज़ों को ठीक करे, वो इस मुल्क को आगे लेके चले।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे अब एपीसी की आगे क्या, एपीसी के बाद जो पीडीएम बनी है उसकी मूवमेंट की आगे क्या लाहे अमल होगा, ये तो अब सबके सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर जानते हैं। कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर पटेल साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, नून लीग ने कुछ अलग से जलसे जुलूस करने का भी अब ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी भी ऐसा कुछ सोच रही है कि पीडीएम की मूवमेंट से हटकर भी कोई मूवमेंट चलाई जाएगी, या सिर्फ पीडीएम के तौर पर ही आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? नहीं, बहरकैफ हर पार्टी का अपना जो है वो काम जारी है। इस सिलसिले में आप एक हफ़्ता पहले भी हमने गैस की जो बेइंतहा शॉर्टेज, बल्कि ना है ही नहीं कराची में गैस, उस पर हमारे मुजाहरे हुए हैं और आने वाले इतवार को हमारी रैली है इशूज़ पर। तो ये तो सिलसिला जारी है पूरे मुल्क में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने काम कर रही है। एपीसी अपनी जगह मुश्तरका भी होगा, लेकिन इंडिविजुअली सारी पार्टियां अपने अपने जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं। सही। अच्छा सर, वैसे ये रैलियां और एहतजाज करना तो अपोजिशन का काम होता है। विफाक में तो आप अपोजिशन है, वहाँ तो सही है, लेकिन ये चूंकि आपने सिंध का जिक्र किया, यहाँ पर तो आपकी हुकूमत है, यहाँ पर तो आपने मामलात को दुरुस्त करना है, आप ही लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपने मेरी बात शायद गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा कि गैस की जो बिल्कुल शॉर्टेज हो गई है, बिल्कुल शॉर्टेज तो नहीं है ही नहीं, हमने उस पर मुजाहरा किया था। और गैस जो है वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करती है, इसलिए मैंने कहा शायद आपने मेरी बात सुनी। अच्छा, लेकिन उस पर वफाकी हुकूमत ये कहती है कि वो एक 17 किलोमीटर की लाइन डालनी है, जिसकी सिंध गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। अगर वो इजाज़त दे दे तो फिर मामलात इस सिलसिले में बहुत बेहतर हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे सवाल कर दिया। बिल्कुल गलत बयानी करते हैं वो। कहाँ 17 किलोमीटर कौन सी लाइन डालनी है आकर बता दें। वो सिंध का शहर ही सिंध को नहीं दे रहे, और अगर उनको चाहिए कि 17 किलोमीटर की लाइन उनको जहाँ से जहाँ डालनी है उनको कह दें कि मुझे बता दें, मैं आपको खड़े होकर डलवा देता हूँ वो लाइन। कोई ऐसी बात नहीं है, सरासर गलत बयानी है। चलें, ये उमर अयूब साहब से बोलेंगे कि क्या है कि हुकूमत के साथ सिर्फ इस मामले में नहीं, हाँ जी जी ये हुकूमत सिर्फ इस मसले पर नहीं, लेकिन अपनी नाअहली और जो है ना अपनी हर मसले पर अपनी नाअहली का जो है वो 2 साल से आप देखें ना, वो तो सब दूसरों पर डाल के फेंक देते हैं। ये तो मतलब जो भी कुछ है वो कहते हैं मैं पिछली हुकूमत 2 साल से उन्होंने ये पिछली हुकूमत से आगे और अपनी बेवकूफ़ियों, नालायकियों, नाअहलियों से आगे कोई चीज़ हमने देखी नहीं है। किस शोबा ज़िंदगी में कोई एक काम किया है उन्होंने? अब 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर की हम लाइन क्यों नहीं डालने देंगे अगर हमें गैस मिल रही होगी? भाई आप 1500 किलोमीटर की डाल लो लाइन। तो अब उमर अयूब साहब का खैर आप ट्रैक रिकॉर्ड समझ सकते हैं, वो तमाम पार्टियों का दिफा कर लेते हैं, बड़ी बासलाहियत आदमी है वो। एक ज़माने में काफ लीग में थे तो दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ बोलते थे, फिर नून लीग में थे तो पीटीआई को गालियाँ देते थे, अब पीटीआई में है तो नून लीग और काफ लीग को गालियाँ देते हैं। तो वो बहरहाल माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। सही। चलें सर, अपने पीडीएम वाले मौजू की तरफ वापस आते हैं। पीडीएम का आज इजलास होना था, तय होना था कि सरबराही कौन करेगा, वो मुलतवी हो गया। अभी तक ये तय क्यों नहीं हो सका? एपीसी 20 तारीख को हुई थी, पीडीएम बनाने का ऐलान कर दिया था, आज कोई 12 रोज़ हो चुके, क़यादत कौन करेगा इस पीडीएम मूवमेंट की? अभी तक ये तय नहीं है। ये असल में ये जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यहाँ कोई ट्रॉफ़ी नहीं मिलने वाली। ये एक एपीसी एक मुश्तरका कोशिश है और इसकी बहुत सारे लोग जो है वो कर सकते हैं। माजी में एमआरडी में जो है तमाम पार्टियों को क़यादत शिफ्ट होती रही एक एक करके, उसकी सेक्रेटरी जनरलशिप की, एमआरडी की, तो कन्वीनर की। तो ये कोई इतना बड़ा, इसको मैं समझता हूँ बड़ा मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। एपीसी पहले तो लोग कहते थे एपीसी किस तरह होगी। बिलावल भुट्टो साहब की जो विज़न था, उन्होंने 32 साल की अपनी उम्र में तमाम सियासी जमातों को एक जगह जमा कर लिया, जो कि लोग कहते थे कि जी ये मुमकिन ही नहीं है। अब आप कहेंगे जी क़यादत कौन करेगा और इसको एक झगड़ा या फसाद या फिर मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करें जिस पे तकसीम का अमल हो, ये कोशिश शायद कामयाब ना हो। कोई भी कर लेगा, नो प्रॉब्लम। कोई बोर्ड बना सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं, तो इसके 100 तरीके हैं। ये बड़ा मसला नहीं। अब चूंकि हुकूमत ने भी एक कमेटी बना दी है जो कि वज़ीर आज़म ने खुद हिदायत देकर बनाई है, और वो एपीसी में जो भी जमातें शामिल हैं उन सब की निगरानी करेगी कि क्या सरगर्मियाँ आप लोग कर रहे हैं। तो अगर वो कमेटी आप में से किसी से रब्ता करती है, आपकी जो क़यादत है, जो पीडीएम को लीड कर रहे हैं,
तो फिर कोई मुज़ाकरात के मामले पर कोई चीज़ तय हो सकती है, किसी सतह पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब एक कमेटी ऐसी बना ले जो उनकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जो है ना वो जायज़ा ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, लेकिन ये मेरी बात भी गलत, मैं अपनी बात को खुद गलत कहूँगा। अगर कारकर्दगी होगी तो जायज़ा लेंगे, तो मैं ये अजीब ही बात समझता हूँ कि वो हम पे नज़र रखेंगे। हम पे नज़र क्या, हम तो खुला अपना, हमारा खुला बयानिया है कि ये हुकूमत नाअहल है, नाकाम है, इसको जाना चाहिए, इसको अवाम का असली मैंडेट भी हासिल नहीं है, इसने मुल्क का पट्टा बिठा के रख दिया माशी तौर पे, लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस बिजली सब कुछ गायब होगा। अब रह क्या गया, बाकी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो हमारा तो खुला बयानिया है और वो ज़ाहिर है हर शख्स की ज़ुबान पर है, हर चलते फिरते शख्स की गली कूचे में यही स्टोरी है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दूसरी बात हो सकती है। हमारा तो खुला बयानिया है, अब हम पे क्या नज़र रखेंगे वो। बाकी वो मुल्क के हालात, हम ज़ाहिर है मुल्क हमारा है, हम देख रहे हैं कि उसके हालात उस नहज पे जा रहे हैं कि शायद फिर वो संभल ना सके और लीडरलेस तरीके ना जन्म ले ले। तो इस वजह से सियासी पार्टियां अपना रोल प्ले कर रही हैं। उनको अगर बात करनी है तो वो बेहतरी लाएँ चीज़ों में, और जिस तरह असम्बली में जो है वो इंतहाई भोंडे कानून जो है बिल्डोज करके पास किए जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनी जाती, अमेंडमेंट्स नहीं डालने दी जाती। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि असेंबली को एक बिल्कुल खिलौने की तरह चलाया जा रहा है और स्पीकर जो है वो इंतहाई जानिबदार हैं। तो लिहाजा ऐसे मामलात में जब असेंबली की कोई अहमियत और हैसियत आपने नहीं रहने दी, तो मैं नहीं समझता कि चीज़ें उनके बस में हैं, अब उनके काबू से बाहर हो चुकी हैं। अब वो क्या करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या ऑफ़र करेंगे? तो इसका मतलब कि पीडीएम तैयार है कि चाहे ऑफ़र कोई भी की जाए, तो अब आपने ये तहरीक चलानी है और वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेना ही है, और कोई सूरत नहीं है, किसी भी सतह के कोई भी मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं है आपके पास? सर, ये हमारा मुतालबा नहीं है, ये हर चलते फिरते हर तबके के हर आदमी का मुतालबा है और इल्तिजा है, खुदा के वास्ते जान छोड़ दो, बहुत हो गया। यानी लोगों की हालत ख़राब हो गई है, मुल्क की मईशत से लेकर आप देखें, अब जो खारजा पॉलिसी, आप किसी एक भी शोबे को उठाकर देख लें तो अबतरी का शिकार हो गया है, इंतहाई अबतर हालात हो गए। तो अब बस छोड़ देना चाहिए, खुद भी अक्लमंदी हो इंसान में। एक आज़म साहब, अब वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त था, जो मुश्किल दौर था इस हुकूमत का, अब वो गुजर चुका है, अब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। 6 माह बाद 5 माह बाद सेनेट इलेक्शन भी हैं, तो ये ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन से पहले ही आप लोग करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म को भेजना चाहते हैं? भी कहा था उन्होंने, कहा कि शुरू नहीं, ये उन्होंने पहले 1 माह पहले कहा था, जो हुकूमत संभाली 1-2 महीने बाद उनका ये स्टेटमेंट था कि ये 2-3 महीने बहुत सख्त थे, वो गुजर गए। फिर कहते हैं ये जो 6 महीने थे वो बहुत सख्त थे, गुजर गए। फिर कहते हैं ये जो साल बहुत सख्त था ये गुजर गया। अब 1.5 साल बहुत सख्त था, गुजर गया। अब 2 साल बोलेगा ये गुजर गया। ये 5 साल इसी तरह गुजार देंगे, कहेंगे 5 साल पूरे सख्त थे जो मैंने गुजार दिए, अब मुझे जीताओ ताकि अच्छे 5 साल अब आने वाले। और खुदा ना खास्ता फिर इसको कोई फार्म 45 वाला चक्कर मिल गया तो ये बोलेगा 10 साल भी सख्त थे। इससे अब क्या बात करेंगे? इसको खुद पता नहीं होता है कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कह रहा है, क्या सुन रहा है। उसकी बातों को जर्मनी जापान को मिला देता है। भाई उसकी बात आप कहाँ सुन रहे हैं मेरे भाई? ठीक है कादिर पटेल साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब पीपल्स पार्टी ने भी एक रैली निकालने का इस वक्त ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी एमक्यूएम और जमात इस्लामी रैलीज निकाल चुकी हैं और शहर में कोरोना से बचने के लिए इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल होगी, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा है। 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए और 625 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 3,13,431 हो गई है और हलाकतें अब बढ़कर 6,499 तक जा पहुंची हैं। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में 57 शादी हॉल्स, 103 रेस्टोरेंट्स और 4 स्कूल्स को भी सील कर दिया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है
कि मुल्क कोरोना की दूसरी लहर के खतरे से इस वक्त दो-चार है और साथ ही ये वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि दूसरी लहर से मुतासिर होने वाले ममालिक में कोरोना की वबा ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है। आज वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने भी खदशा जाहिर किया कि अगर कोरोना बढ़ा तो सिर्फ स्कूल्स ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बंद करना पड़ सकता है। शहरियों से गुजारिश भी की कि इस नहज पर नहीं जाना तो SOPs पर अमल करें और एहतियात करें ताकि कोरोना का फैलाव रोका जा सके। अब एक तरफ तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि एहतियात करें और दूसरी जानिब सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM की रैली के जवाब में इतवार को कराची में रैली निकालने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही MQM की सियासत को कोरोना के खतरनाक भी करार दे दिया कि 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पीपल्स पार्टी कराची के ज़ेर एहतमाम एक रैली हम निकालेंगे। जितना कोरोना ख़तरनाक है, कोरोना से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक वो नैरेटिव है जो MQM में शहर और सूबे में फैलाना चाहती है। सईद गनी ने कराची की सबसे बड़ी रैली लाखों लोगों की शिरकत का दावा तो कर दिया, मगर सवाल ये बनता है कि क्या लाखों लोगों की रैली कोरोना SOPs के साथ निकलेगी। ये वो सूरत हाल है जिस पर इस सेगमेंट में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चलकर कैसर सज्जाद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे। काजी साहब, पीपल्स पार्टी अब परसों रैली निकालने जा रही है। इससे पहले सईद गनी साहब ने अभी ऐलान भी कर दिया कि परसों ये रैली निकलनी है और लाखों की तादाद में लोग होंगे। MQM और जमात इस्लामी भी रैलियां निकाल चुकी हैं। स्कूल्स बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को बंद किया जा रहा है, मॉल्स को बंद किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये जी कोरोना फैल रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो लाखों की तादाद में आप लोग लेकर जाएंगे, जो MQM लेकर गई, जो जमात इस्लामी ने सड़कों पर इतने लोग जमा किए, इससे कोरोना नहीं फैल रहा? आपकी बात दुरुस्त है। कोरोना का थ्रेट दोबारा बढ़ गया है और हम इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि ऐलानात हो चुके हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपन, कुछ पॉलिसी बनाएंगे इसकी। सर, ऐलान आज हुआ है और कोरोना के स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पहले 2 रोज़ पहले सिंध गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। तो ये तो सूरत हाल सबके सामने थी। सईद गनी साहब ने आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, ये रैली का हमारी जमात में उसी दिन ऐलान हुआ था जिस दिन सुई सौदन गैस वाले मुजाहरे के बाद इसी रैली का ऐलान इंटरनली हमारी पार्टी में तो हो चुका था ना। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। लेकिन सर, बहुत सारे लोगों की जान स्टेक पर होगी। उन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, कोरोना को महदूद रखने के लिए, कम करने के लिए क्या इस पर नज़रसानी नहीं किया जा सकता था? अगर MQM ने रैली निकाली, जमात इस्लामी ने निकाली, तो ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी भी रैली निकाल के जवाब देगी। मैं कह रहा हूँ इस पर गौर हो रहा है। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इस पर गौर हो रहा है। अच्छा, ये जो अभी गुज़िश्ता जो रैलियाँ MQM और जमात इस्लामी ने निकाली, उसमें तो हमने कहीं कोई SOP फॉलो होते नहीं देखी। जिस तरह कार्रवाई हुई स्कूलों के खिलाफ, जिस तरह सील्ड हो रहे हैं रेस्टोरेंट्स, तो इनके अपने खिलाफ, इन जमातों के खिलाफ। कोरोना के पीछे कब तक इमरान खान को छुपाओगे यार आप लोग? नहीं, इमरान खान को नहीं छुपा रहे। आप तो MQM के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। पीछे इमरान खान को छुपाने के चक्कर में आप रैली इमरान खान के खिलाफ थोड़ी निकाल रहे हैं। सईद गनी साहब ने कहा कि हम जवाब दें। हम किसी के खिलाफ नहीं, भाई हम किसी के खिलाफ रैली नहीं निकाल रहे। हम अपने मसाइल के लिए रैली, मसाइल को उजागर करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। हुकूमत मसाइल को उजागर करने के लिए रैली निकाल रही है। हुकूमत का काम मसाइल को हल करना है, उजागर करना नहीं, रैली निकालना नहीं है। अच्छा, ये आपने मुझे नई बात बताई, हल करना है। मैं यही पहले से बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझते ही नहीं है। हमारे वो मसाइल जो वफाक से वाबस्ता है मेरे भाई। हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास NFC अवार्ड के पैसे हमें नहीं मिले, हमें हेल्थ के पैसे अभी तक नहीं मिले। आप किस दुनिया में हो, मेरी बात समझ ही नहीं रहे। सर, सईद गनी साहब ने यह कहा कि MQM ने नफरत की सियासत को हवा दी, रैली निकाली। वो बहुत छोटी रैली थी, बहुत कम लोग थे। हम बड़ी रैली निकालकर उनको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी रैली निकाल सकती है। ना वफाक का नाम लिया, ना इमरान खान का नाम लिया, ना इन मसाइल की बात की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत सारे जो नुकात हैं उनमें ये भी शामिल कर लें सईद ने जो बात की। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब पीपल्स पार्टी ने भी रैली निकालने का ऐलान किया। इससे पहले भी 2 शहर में रैलीज निकल चुकी हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। तो अब किस तरह से कोरोना की रोकथाम मुमकिन हो सकती है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी पीपल्स पार्टी परसों रैली निकालने जा रही है। MQM जमात इस्लामी भी निकाल चुकी। स्कूल्स, मॉल्स, मार्केट्स को हम बंद कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल रही हैं, तो इससे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि कोरोना
वायरस जो है वो बहुत तेजी से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है और जानलेवा साबित हो रहा है। दुनिया में जो हमारी मिसालें हैं और जो हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि एक वेव आया और उससे बहुत से लोग नुकसान उठाया और लोगों ने, और उसके बाद वो आहिस्ता 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 कम होता चला गया, लेकिन फिर उसके बाद उसमें दोबारा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है और अल्लाह का बड़ा करम है कि बीच में बहुत अच्छा एक नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे, जो कि कुदरत ने किया। हम आवाम ने तो कभी भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि जो दूसरी जो वेव्स आती है बहुत ज़्यादा लीथल होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, लिहाजा हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पे, चाहे आप बाजार चले जाएं, शादी हॉल चले जाएं, एवरीवेयर कहीं पर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इवन सरकारी दफातर में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और ये प्रॉब्लम है। और आपने जो आपने कहा, ये बात हमने पहले भी कहा था कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी जलसे होते हैं आजकल जो हो रहे हैं, उनमें मैंने देखा है किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ होता है, चाहे वो स्टेज पे बैठे हुए लोग हो, चाहे वो नीचे ऑडियंस हो, सब के सब जो है वो बगैर मास्क के होते हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून की अमलदारी को मुमकिन बनाना है, जिन्होंने लोगों को इस बात का पाबंद करना है कि एसओपीज को फॉलो करें। लोगों से गुजारिश भी करते हैं, आम लोगों से, उनसे उम्मीद भी लगाते हैं कि लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जब तक खुद को रोल मॉडल के तौर पर नहीं पेश करेंगे, जब तक खुद को नहीं महदूद करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं रोकेंगे, सियासी सरगर्मियाँ इस तरह से पब्लिकली नहीं होंगी, तो उस वक्त तक ये कैसे मुमकिन हो सकेगा फिर? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं एग्री करता हूँ कि कानून बनाने वाले लोग ही अगर कानून की पाबंदी नहीं करेंगे तो आगे फिर लोग कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से कि वो एसओपीज को फॉलो करेंगे, अगर पर्टिकुलरली हम कोरोना वायरस की बात करें तो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पे भी और दूसरे जो है तमाम जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, रिलीजियस पार्टियां हैं, जो इवन के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, दूसरे लोग हैं, इनको देख के लोग जो है वो फॉलो करते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि हमारे जो केसेस हैं वो इसी तरह से जो है वो कम होते रहें। बल्कि अब तो हम देख रहे हैं कि जो एनसीओसी ने जो अभी 24 घंटे की जो फिगर दी है 625, इसको आप डबल टिबल कर लें, क्योंकि मैं भी अब पहले बीच में रुक गया था, केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब दोबारा केसेस आने शुरू हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग टेस्ट कराते नहीं है। तो ये 625 तो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्डेड नहीं है केसेस उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि केसेस 625 अफेक्टेड हैं। 15 लोग तो अपनी जान से भी गए गुज़िश्ता 24 घंटे में। अच्छा, स्कूल, बिल्कुल 15 लोग स्कूल्स खुले, हमने देखा वहाँ एसओपीज काफी हद तक फॉलो हो रही हैं, ऑल्टरनेट डेज पे बच्चों को बुलाया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में आपका भी जाना आना होता है, वहाँ भी मास्क के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। लेकिन फिर ये जो सियासी गैदरिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, शहर में लाखों लोगों को जमा करने के दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लोग बहुत ही करीब करीब बैठे हुए भी हैं, नारे भी लगा रहे हैं, तो फिर ये जब तक इन चीज़ों को नहीं रोका जाएगा, डॉक्टर साहब आप लोगों ने, आपकी अपनी एसोसिएशन ने इनको समझाने की कोशिश नहीं की? तमाम सियासी जमातों की बात हो रही है, हम किसी एक को नहीं टारगेट कर रहे। देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये जो आपने रेस्टोरेंट की और स्कूल की बात की है, कुछ जगहों पे बिल्कुल एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी रेस्टोरेंट पे आप जाके देखें, और मैं भी गया हूँ, तो कोई भी वेटर जो है वो मास्क लगा के नहीं खड़ा होता है, और जो काउंटर पे लोग होते हैं वो विदाउट मास्क होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि हमारे जो लीडरान हैं वो अगर इस बात को कहेंगे अपने लोगों को कि जी आप एसओपीज को फॉलो करें, काम करने होंगे। डॉक्टर साहब, लीडरान तो यहाँ कॉल दे रहे हैं कि आपको इतवार को 2 बजे फला जगह पहुँचना है, आपको हफ्ते के दिन इतने बजे इस सड़क पर पहुँचना है, रैली में शिरकत करनी है, रैली को कामयाब बनाना है, दूसरी सियासी जमात से बड़ा इज्तिमाम करके दिखाएंगे। लीडरान तो ये कॉल्स दे रहे हैं इस वक्त। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात होगा, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो सिर्फ एज ए डॉक्टर कम्युनिटी, हम देखें मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज को जो हिदायत देनी होती है उसकी बीमारी के मुताबिक वो दे दी जाती है। अब उसके बाद मरीज अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसकी तबीयत मजीद खराब होती है और फिर हॉस्पिटल में दाखिल होता है और सीरियस हो जाता है। लिहाजा यहाँ पर भी हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस एक बीमारी है
और इसको डॉक्टर्स ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनके मुताबिक, और ये पूरी दुनिया में WHO भी ये कहती है कि आपको SOPs को फॉलो करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी चाहिए कम से कम। डॉक्टर साहब, ये जो अभी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट गई है, क्या ये इसका हल है या आगे फिर आप रिकमेंड करेंगे कि एक बार फिर वही लॉकडाउन देखने में आएगा जो कि हम 2-3 माह पहले हम उसको देख रहे थे? लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी कर रही है वो ठीक है, चाहे माइक्रो लॉकडाउन करें, चाहे मैक्रो करें या टोटल लॉकडाउन करें, बात सारी ये है कि वो प्रॉपर होना चाहिए। पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ और अभी भी जो माइक्रो लॉकडाउन हो रहा है उसमें कोई इफेक्टिव चीज नजर नहीं आ रही। आप गली को बंद कर देते हैं और उसकी दूसरी जो गलियां हैं उसमें तो लोग आना जाना कर रहे होते हैं। सही। हमारा पॉइंट ये है कि आप लॉकडाउन करें, चाहे वो छोटे इलाके को बंद करें, लेकिन उस इलाके के डाटा फॉर्म करें कि उस इलाके में कितने लोग हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं जो कि कोरोना में मुब्तला हैं, कितने वहाँ डायबिटिक के मरीज हैं, कितने शुगर के मरीज हैं, कितने मोटापापन के मरीज हैं, और ये सारी चीजें आपको एक डाटा के फॉर्म में बिल्डअप करना पड़ेगा और उसको मुकम्मल तौर से उसको सीज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अगर वहाँ के लोग बाहर जाके अपने दफ्तरों में जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं तो वो तो स्प्रेड हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे कि अब हुकूमत को अमली इकदाम कुछ इसकी रोकथाम के लिए करने पड़ेंगे। लीडर्स जो कि इस वक्त आवाम को रैलियों में आने की कॉल दे रहे हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गैस की पैदावार में शदीद कमी से होने वाले बहरान के बाद पहली बार सिंध में पूरे में मौसम सरमा CNG स्टेशन को बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक 15 अक्टूबर से तमाम CNG पंप्स को गैस की फराहमी बंद करने का मंसूबा तैयार है, जिसके बाद 15 अक्टूबर से सिर्फ LNG पर चलने वाले पंप्स ही खुल सकेंगे। यानी गैस की पैदावार में खुद कफील सिंध अब दरामदी LNG इस्तेमाल करेगा। सुई सदर्न हुक्काम के मुताबिक मकामी गैस पर चलने वाले CNG स्टेशन 4 माह बाद 15 फरवरी से खोले जाएंगे। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में पहले ही घरेलू सार्फिन और सनतों को गैस की किल्लत का सामना है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान भी पहले ही सर्दियों में गैस की किल्लत का खदशा जाहिर कर चुके हैं। ऐसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। शहबाज इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं सुई सदर्न गैस। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये 15 अक्टूबर से बंद किया जा रहा है CNG स्टेशन को। अगर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में CNG इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, उनकी गाड़ियाँ उसी से चली हैं, उनका क्या होगा? देखिए, ये जो मीडिया में चला रहे हैं कि 15 अक्टूबर से हम CNG स्टेशन बंद कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट पिक्चर, बिकॉज हमारे पास एक शॉर्टेज है, एक्सपेक्टेड शॉर्टेज है और कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, और लोड मैनेजमेंट जो प्लान है उसके हिसाब से CNG स्टेशन की लीस्ट प्रायोरिटीज हैं। तो अगर हमारे पास शॉर्टेज होगी तो सफ़र करेंगे CNG सेक्टर। हमने ये CNG सेक्टर के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने बुलाया, उनके साथ बैठे, वी हैड अ वेरी कॉर्डियल डिस्कशन जिसमें हमने उनको सारी सिचुएशन बताई, उन्होंने समझा और एक एनोनिमस फैसला हुआ कि ठीक है, दे आर विलिंग टू टेक RLNG। तो जब वो RLNG लेंगे तो ये बंद नहीं होंगे, CNG स्टेशन खुले हुए होंगे। द ओनली डिफरेंस है कि वो इंडिजिनस गैस की जगह वो RLNG ले रहे होंगे। नहीं तो शहबाज साहब, ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ये जो लोग पहले CNG इस्तेमाल करते थे, जो आम लोग, क्या वो अब RLNG डलवाएंगे? यानी उनकी गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गाड़ियाँ उनकी उसी तरह चलती रहेंगी, CNG स्टेशन उसी तरह खुले रहेंगे और सिर्फ गैस दूसरी मिलेगी, ये कह रहे हैं आप? जी देखिए, अभी भी कोई 600 के बराबर हमारे पास CNG स्टेशन है, जिसमें से कोई 150 हमारे जो फ्रेंचाइज एरिया सिंध बलूचिस्तान, उसमें से कोई 150 के बराबर CNG स्टेशन ऑलरेडी RLNG पे सप्लाई कर रहे हैं गैस। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ CNG सेक्टर्स है, दे विल रिवर्ट टू RLNG और कस्टमर को कोई खास महसूस नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट RLNG इज अ बेटर फ्यूल। सही। तो शहबाज साहब, ये जो शॉर्टेज है इस वक्त गैस की, अब इसका हल क्या है? चलें CNG की जगह RLNG आ गई, लेकिन जो मुल्क भर में के इलेक्ट्रिक वाला जो इशू था, आप उनको वो ये कह रहे थे कि हमें जितनी गैस चाहिए उतनी नहीं मिल रही, आप कह रहे थे दे रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही थी। वो इशू भी अपनी जगह अभी तक बाकी है कि कई इस वक्त ऐसे मकामात हैं जहाँ पर घंटों घंटों लोड शेडिंग हो रही है।
तो ये जो शॉर्टेज है इसको फिर पूरा कैसे करेंगे आप? देखिए, पहले तो जो आपने ये बात की, जो लास्ट पॉइंट आपका मैं पहले ले लेता हूँ। जो आपने कहा कि के इलेक्ट्रिक की अभी भी लोड शेडिंग हो रही है, अगर वो लोड शेडिंग हो रही है तो वो गैस की वजह से नहीं होती है। बिकॉज हमारे यहाँ जब हमारे गैस की शॉर्टेज हुई थी तो हमारे पास गैस प्रेशर कम हुआ था। वॉल्यूम हम उनको फिर भी पूरा दे रहे थे, चारों इनके प्लांट्स पे दे रहे थे, बट 2 प्लांट में इनके प्रेशर थोड़े से कम हुए थे बिकॉज उनके टेल एंड था। वो प्रेशर हमारे बेहतर हो गए। सो अभी उनके पास जितनी उनकी जो उनकी डिमांड है फॉर दी वॉल्यूम एज वेल एज द प्रेशर, वो उनको पूरा मिल रहा है। सो के इलेक्ट्रिक अगर अब लोड शेडिंग करता है और वो ये सुई गैस को ब्लेम करता है तो दैट विल नॉट राइट। सो वो उनकी लोड शेडिंग किसी और वजह से हो रही होगी। तो नाउ कमिंग टू के जो शॉर्टेज है, देखिए एक तो रिक्वेस्ट हमने सिंध गवर्नमेंट से भी की है कि वो हमें राइट ऑफ वे दे, ताकि जो एक 17 किलोमीटर की राइट ऑफ वे है जो कि पोर्ट कासिम से पाकलैंड तक के लिए है। जब ये राइट ऑफ वे बन जाएगा तो एक्सेस आरएनजी है वो सिस्टम में आ जाएगा और वो जो है हमारे इंडस्ट्रीज हैं और हमारे मजीद सीएनजी सेक्टर है उनको मिलेगा। तो विच मींस कि फिर डोमेस्टिक सेक्टर के लिए ये इस पाइपलाइन की बात कितना अर्सा पहले आपने इस लाइन को डालने की बात की थी सिंध गवर्नमेंट से और उनका जवाब क्या था? जी, हम कोई डेढ़ पौने 2 साल से इस पे बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमारे पास हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन अभी तक हमें राइट ऑफ वे अभी कुछ देर पहले कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे इसी प्रोग्राम में और वो कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट का तो ये इशू ही नहीं है, वफाक की मर्जी है, वो जहाँ लाइन डालना चाहते हैं डाल दें और अगर मुझे आके बताएं मैं सिंध गवर्नमेंट को बता दूंगा, ये लाइन डलवा दूंगा, इस इशू को हल होना चाहिए। तो सर ये वफाक का इशू है, सिंध गवर्नमेंट इसमें रुकावट है, मसला कहाँ पर है? देखिए, राइट ऑफ वे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू है ना। तो अगर ये कादिर पटेल साहब ने कहा है तो हम कादिर पटेल साहब से भी रिक्वेस्ट कर देंगे। बिकॉज देखिए ये इशू जो है ये ऑफ कोर्स हमारे जो कराची के कस्टमर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप कादिर साहब ने कहा है तो वी विल रिक्वेस्ट कादिर साहब कि वो हमें एंटरटेन कर दें। देखिए ये एक इमीडिएट सोल्यूशन है ताकि सर्दियों में जो गैस की शॉर्टेज है उसको हम कम से कम आरएनजी के जरिए कवर कर सके। और ये जो सोल्यूशन है ये किस हद तक कमी को पूरा कर सकेगा? अभी कमी कितनी है और जब अगर ये लाइन डल जाती है तो फिर उसके बाद कमी कितनी रह जाएगी? कुछ फिगर्स अगर आप शेयर कर सकें। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ कि कम से कम जो शॉर्टेज है उसकी 60 to 70% उसको वो कवर कर देगी। सही। तो शहबाज साहब, अब जाहिर है सिंध गवर्नमेंट फिर अगर ये 60 to 70% इस पे कवर चीज़ें हो सकती हैं, शॉर्टेज कम हो सकती है, तो फिर सिंध गवर्नमेंट क्यों 1.5-2 साल से आप लोग को टाल रही है? आप कोई मना कर रही है, विफाक कोई मना कर रही है? उमर अयूब साहब खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र कर चुके हैं। अभी 3-4 रोज़ पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी बिल्कुल यही पॉइंट्स बताए थे, इसी बारे में बात की थी जो आप बात कर रहे हैं। फिर सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही? सरकार ये सवाल तो फिर आप सिंध गवर्नमेंट से करें। देखिए, एक सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आप खुद बता रहे हैं, मैंने भी सुना, पर आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो हमें एंटरटेन कर देंगे। तो हमें तो समझ आती है कि एंटरटेन कर देना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल कराची। सही। तो सर, जैसा हम आमतौर पर सुनते हैं कि हम गैस के मामले में पाकिस्तान खुद कफ़ील है, तो कितने हमारे पास ज़खायर हैं, कितनी पैदावार है, अगर इस बारे में कुछ आप बता सकें। देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है मेरे पास इस वक्त, लेकिन मैं आपको इतना अंदाजा कर देता हूँ कि कोई हमारे पास हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिजिनस गैस जो है हमारी पास एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है पिछले सालों में, और जो फील्ड हैं वो डिप्लीट हो रही हैं और डिमांड बढ़ रही है। तो ये कोई अप्रॉक्सीमेट ये पिछले कितने सालों की बात करें शहबाज साहब आप? ये कुछ सालों में, पिछले 8-10 सालों में कोई खास एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। वो जो 2 पिछली गवर्नमेंट गई उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने जो अभी 2.25 साल में कुछ काम किया इस मामले पर? देखिए, एक्सप्लोरेशन जो है ना, ये जब शुरू होता है तो उसमें टेक्स 3-4 साल, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुआ है तो एक्सप्लोरेशन बेहतर हुए हैं ज़रूर, लेकिन उसका रिजल्ट आते आते कम से कम 2-3 साल लग जाता है। सो फिर उस पर पाइपलाइन बिछती है, थिंग्स लाइक दैट। सो इट टेक्स 3 तो शहबाज साहब, इसका मतलब कि आने वाले 2-3 साल भी इसी तरह के या इससे भी ज़्यादा शदीद शॉर्टेज वाले होंगे? लोग तैयार हैं ज़हनी तौर पर? That is exactly what the government is working on. मैं आपको इतना एश्योरेंस दिला सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इस पे काम हो रहा है। We have attended, our MD has attended meetings जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बैठे हैं, and the ministry, everybody is working on it very extensively। और अभी
ये जो CNG सेक्टर के साथ नेगोशिएशन हुई और उन्होंने इस बात को समझा भी, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन शहबाज, जाहिर है आप ये कहने के 3-4 साल रिजल्ट आने में लगते हैं। अगर इस साल ये चीज़ें इनिशिएट की भी जाती हैं तो इसके फिर रिजल्ट हमें 2022, 23, 24 में ही जाके मिलेंगे। ये एक्सप्लोरेशन तो स्टार्ट हो गई है ना, मतलब ये पिछले 1-2 सालों में एक्सप्लोरेशन पे काम शुरू हो चुका है। चूँकि मेरा काम सप्लाई का नहीं है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, सो दैट्स नॉट माई फोटे। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दे सकता, लेकिन यस आई कैन शेयर यू दैट पीपल स्टार्ट। ठीक है, चलें। शहबाज इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान SSDC शहबाज साहब, और बता रहे थे 17 किलोमीटर वाली जो लाइन का इशू है, सिंध गवर्नमेंट उसकी इजाज़त 1.5-2 साल से नहीं दे रही। इस पर कादिर पटेल साहब ने आज कहा कि ये विफाक का मसला है, विफाक चाहे तो इस लाइन को डाल सकता है। कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में इस मामले पर मज़ीद भी बात करें और इस इशू को हल करने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।